फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फॉर गैस पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स। देखिए, जब भी हम लोग काइनेटिक थ्योरी को पढ़ते हैं तो किसी कंटेनर में जब हम लोग कोई गैस मॉलिक्यूल्स रखते हैं, हमें पता है कि वो मॉलिक्यूल्स एक जगह पे रुकेंगे नहीं, उसके एटम जगह जगह जाते हैं, ठीक है, मोशन करते हैं, प्रेशर बनाते हैं। और जब आप लोग इसके अंदर टेम्परेचर देते हो या फिर हीट देते हो, जो भी एनर्जी आप लोगों ने दी है, उसकी वजह से क्या होता है, इनका मोशन तेज हो जाता है और उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ता है। लेकिन जो एनर्जी हम लोग इनको दे रहे हैं वो एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके बारे में ये लॉ हमें बताता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी पार्टिकल को ज़्यादा एनर्जी मिल जाए तो उसका मोशन तेज होगा, वो ज़्यादा प्रेशर बनाएगा, और किसी पार्टिकल को अगर कम प्रेशर मिले, मतलब कम एनर्जी मिले, तो वो कम प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये लॉ हमें ये बताता है कि नेचर ने एक अरेंजमेंट किया है कि जब भी आप गैस पार्टिकल्स को कोई एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब देखिए, एनर्जी पर ही डिपेंड करता है सारा मोशन, जितना भी प्रेशर बनेगा और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे वॉल्यूम हो गया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी हीट पर या फिर एनर्जी पर ही डिपेंड करती है। तो इसको हम लोग द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक फिजिक्स की दूसरी ब्रांच है, लेकिन ये दो लॉ जो हैं, जो इक्विपार्टीशन का लॉ है और ये जो लॉ ऑफ मैकेनिक्स है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये दोनों बिल्कुल सेम से। ठीक है, अब देखिए, मैंने ये तो कह दिया कि अगर मैं किसी कंटेनर में जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनको एनर्जी दूंगा तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल, कि उस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि भैया ये कितने तरीके से मोशन कर सकता है और ये किस किस डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करोगे तो वो 3 डायरेक्शन के अंदर कर सकता है। ठीक है, वो तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इसका मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन प्योरली डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। तो अब वो एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी होगी कि कितना एनर्जी मिलता है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो देखिए, जब हम लोग काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कर रहे थे, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई कंटेनर में गैस और उसको मैंने टेम्परेचर दिया है, तो पर्टिकुलर गैस एटम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है? वो होती है E इज इक्वल्स टू में 3/2 KT। यहाँ पर K जो था वो था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम लोग R/N भी लिखते हैं। ठीक है, और ये जो T है वो टेम्परेचर है, N जो है इधर अवोगाद्रो नंबर है, याद रखना। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर एटम की काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए, हमारे मैकेनिकल वर्ल्ड के अंदर जो एनर्जी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की देखते हैं वो 1/2 mv² देखते हैं, जहाँ पर जो एनर्जी है वो मास और उसकी वेलोसिटी से डिपेंड करती है। लेकिन गैस पार्टिकल की स्टडी में क्या होता है, जो भी आपका एटम है उसका जो टेम्परेचर है उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाकर के आपकी उसकी काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। तो एक पर्टिकुलर सिंगल एटम के लिए इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, और एक पर्टिकुलर सिंगल एटम की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो क्या होती है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, क्योंकि हमें पता है वो एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। 3 इसके वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं, Vx, Vy, Vz। ठीक है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू में 3/2 KT। ये एक पर्टिकुलर के लिए हो गई। अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए करना है हमें, तो इस 3 को यहां ले जाइए, 3 को यहां ले गया तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो आपकी एनर्जी निकली है, काइनेटिक एनर्जी, वो 1/2 KT निकल के आई है। आप लोग मेरे कहने का मतलब समझे? ये क्या बोला मैंने कि भाई एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल पकड़ लीजिए, उसके अंदर एक एटम है। वो जो एक एटम है वो तीनों डायरेक्शंस में जा सकता है, 3 तरीके से मोशन कर सकता है। तो उस समय जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो 3/2 KT होगी। लेकिन अब उसको भी मैं तोड़ूं, मतलब एक आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी निकालना चाहूं, तो वो ये निकलेगी 1/2 KT। अब याद रखिए, मोशन कैसा भी हो, भले लीनियर हो, आपका रोटेशनल हो या फिर ऑक्सिलेटरी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर फिक्स हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यही एनर्जी होगी। तो अब अगर मान लीजिए कि कंटेनर में आप लोगों ने मोनो एटॉमिक गैस डाली है, जैसे कि नोबल गैसेस होती हैं, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन होती है, जिसका सिर्फ एक ही एटम होता है, तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है, ये बात हमें पता है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर की कितनी होती है? 1/2 KT। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 KT फॉर मोनो एटॉमिक गैस। डायटोमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है कैलकुलेट करोगे तो वो निकलेगा 5। ठीक है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 KT को, तो 5/2 KT। इसी तरीके से ट्राई एटॉमिक की बात करते हैं। अब ट्राई एटॉमिक 2 तरीके के होते हैं, एक लीनियर होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, और एक नॉन लीनियर होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं। दोनों में फर्क क्या है भाई? नॉन लीनियर के अंदर आप लोग देख सकते हो कि 3 है, ठीक है, 3 रिस्ट्रिक्शन दिख रहे हैं आपको,
ठीक है। और जो लीनियर होता है उसमें 2 रिस्ट्रिक्शन है ये वाले, तो इसकी वजह से जो नॉन लीनियर है उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होगा, 6 होगा, और जो लीनियर है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो नॉन लीनियर के लिए एनर्जी होगी 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 kT, क्योंकि पर्टिकुलर के लिए 1/2 kT है। 2 से 3 जो 6 है वो, इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे तो 3 निकलेगा, तो निकलेगा 3 kT। वहीं लीनियर वाले के लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 kT, तो आपका निकलेगा 7/2 kT। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर समझाई है। अगर आप लोगों को नहीं आती है तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल ली है, पर्टिकुलर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं टोटल की, क्योंकि देखिए हम लोग कोई सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो डालेंगे नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल डालते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल डालेंगे। अब आप मेरे को ये बताइए कि आप लोग इसको किस में मेजर करते हो, मतलब ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स डालते हैं इसको किस में मेजर करते हो, मोल में करते हो। मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, बेस क्वांटिटी है, ये बात हमें मालूम है। तो एक मोल जो होता है उसके अंदर n मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो n है ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, हमें मालूम है नेचुरल कांस्टेंट है। ठीक है, इसी से मोल को डिफाइन किया हम लोगों ने, मोल बेस क्वांटिटी है। तो ठीक है, तो n मॉलिक्यूल्स, ये बात समझ में आ गई हम लोगों को। अब हमें पता है कि जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है वो k इज इक्वल्स टू में r अपॉन में n होता है, तो r इज इक्वल्स टू में n मल्टीप्लाई बाय k लिख सकते हैं। अब देखिए मोनो एटॉमिक के लिए, पर्टिकुलर एटम के लिए, फिर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए जो हम लोगों ने आपने एनर्जी निकाली है वो कितनी है, 3/2 kT है। इस k की जगह अगर मैं n k लिख दूं, ठीक है, और यहाँ पे t ऐसे कैसा रहेगा, और इस n k को मैं r लिख सकता हूं। भाई यहाँ पर 3/2 RT हो सकता है कि नहीं। भाई मैंने क्या किया है, n का मल्टीप्लाई करके टोटल गैस ले ली है। पहले सिंगल मॉलिक्यूल के लिए था ये, अब मैंने टोटल गैस ले लिया तो सारे मॉलिक्यूल्स आ गए इसके अंदर, तो 3/2 RT। इसी तरीके से डाई एटॉमिक के लिए क्या होगा, ये जो n लिखा हुआ है या फिर KT लिखा हुआ है इसको आप लोग लिख सकते हो 5/2 RT। ट्राई एटॉमिक के लिए, नॉन लीनियर के लिए क्या होगा 3 RT, और लीनियर के लिए क्या होगा 7/2 RT। तो इस तरीके से आप लोगों ने एनर्जी निकाली। ये पहली वाली जो दिख रही है आपको, ये क्या है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए है, और ये जो दूसरी वाली दिख रही है ये पूरी गैस के लिए। इसके अंदर अब एक नेचुरल कांस्टेंट भी आ गया, कौन सा वाला, एवोगाड्रो। वैसे बोल्ट्जमान भी है लेकिन अब एवोगाड्रो भी आ गया, तो सारी गैस कवर हो गई इसके अंदर। अब यहाँ पे इस लॉ का सिंपल सा मतलब यही है कि आप कोई भी गैस डालो, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, उसके अंदर आप जो भी एनर्जी दोगे एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो आपकी एनर्जी की वैल्यू होगी वो 1/2 kT होगी। उसके हिसाब से अब मान लीजिए कि आपके मॉलिक्यूल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5 है, 7 है, 9 है, या फिर जितनी भी है उसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपको उस मॉलिक्यूल की मिल जाएगी एनर्जी टोटल। ठीक है, उसके बाद उसको आप एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर लो तो आप पूरे गैस के लिए कर सकते हो। दैट्स द सिंपल केस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो जाता है द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फॉर गैस पार्टिकल्स, या फिर द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको बार बार पढ़िए। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।